यार ठीक है। अच्छा अब सही है बच्चों, कोई दिक्कत? ये भी दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ भाई राजकुमार, समझ में आ रहा है नहीं? चलिए कोई नहीं, स्टार्टिंग करते हैं। तो भारतीय इतिहास में इसको क्या कहा गया? काला कानून। हुआ क्या कि जब तीनों सफल मूवमेंट गांधी जी ने कर लिए, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, तो अब अंग्रेजों को यह चिंता हो गई कि अगर इसी तरीके से भारतीय लोगों का जन आक्रोश एक तरीके से फूटा तो आने वाले समय में वो हमको दबा लेंगे और हमारे लिए चिंता का विषय बनेगा। उन्होंने इस चिंता को खत्म करने के लिए क्या काम किया कि सबसे पहले उन्होंने जो है 1917 में, समझ रहे बेटा कितने में? 10 सितंबर 1917 में, ठीक है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था सर सिडनी रॉलेट। क्या नाम था? सर सिडनी रॉलेट। ये आपको बताऊं, ये एक जज था। क्या था ये? एक जज। जज जानते ही होंगे, न्यायाधीश, ठीक है। इसकी अध्यक्षता में 10 सितंबर 1917 को जो है एक कमेटी थी जिसका नाम था सेडिशन कमेटी। क्या नाम था? सेडिशन कमेटी। याद रखना, ये सेडिशन कमेटी की आपका बता देते हैं सिफारिश पर, ठीक है, सिफारिश पर 1917 में सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर ये सिफारिश डाली गई है। ये जजों की, 4 जजों की, ब्रिटिश जजों की एक बेंच बैठी और ये सिफारिश डाली, और सिफारिश में भारतीय लोगों के खिलाफ, कहने का मतलब यह है कि भारतीय लोगों के खिलाफ उन्होंने एक जांच कमेटी गठित करी। किस समिति के आधार सिफारिश पर? सेडिशन कमेटी के सिफारिश पर सर सिडनी रॉलेट उसके अध्यक्ष थे। बात समझ रहे कि नहीं? सर सिडनी कौन थे? रॉलेट अध्यक्ष थे। और उन्होंने ये कमेटी गठित की थी और सेडिशन कमेटी के सिफारिश पर उन्होंने क्या काम किया? एक कानून बनाया। क्या काम करा इन्होंने? एक कानून बनाया, और कानून जो वो बनाया वो भारतीय लोगों के खिलाफ था। जो लोग भारत के आंदोलन को या भारतीय ऐसे मूवमेंट या क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको दबाने के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई, जिसमें 2 भारतीय उच्च न्यायालय, मतलब जो भारतीय उच्च न्यायालय था उस समय कलकत्ता के अंदर, उसके 2 न्यायाधीश चुने इन्होंने। उसके बाद में एक अंग्रेज और एक भारतीय, मात्र एक भारतीय था, ठीक है, एक भारतीय और 2 गैर सरकारी सदस्य, कुल मिलाकर 5 लोगों की बेंच इन्होंने ये बना दी। और बनाने के आधार पर इन्होंने इसको एक नए कानून तैयार किए, और इस बेंच ने 1910 में, वो सॉरी 1918 में, 1918 में क्या करा? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। समझ रहे हैं? अपनी क्या करा बेटा, आपको बता दें, रिपोर्ट, ठीक है, प्रस्तुत की। किसको? आप जानते होंगे, प्रस्तुत की, ठीक है, सरकार को। किसको? जो अंग्रेजी सरकार, ठीक है, अंग्रेजी सरकार को 1918 में, जो 1917 में सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर एक नया लॉ बना के तैयार किया, उसने 1918 में एक कमेटी जो बनाई थी उसकी रिपोर्ट परफॉर्मा बना करके जो है रेडी करके वो सरकार को सौंप दी। अब जब वो सौंप दी तो उस समय मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन आता है कि उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये याद रखना, लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे वो उस समय भारत के वायसराय थे, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है। तो इन्होंने जब ये दी तो इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या ये थी, मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो सरकार को दे दी, और सरकार ने, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट, इसको रॉलेट एक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि ये सर सिडनी रॉलेट इसको लेकर के आए थे। बात समझ आ रही है? पीछे बच्चों को समझ में आ रही है? कौन लेकर के आए थे? सर सिडनी रॉलेट इसको लेकर के आए थे, इसलिए इसका नाम जो था वो रॉलेट एक्ट रखा गया। और 1919 में रॉलेट एक्ट क्या हो गया बेटा, आपको बता दें, पारित हो गया, ठीक है, पारित हो गया। अब याद रखना कि 1919 में जब ये रॉलेट एक्ट पारित हो गया, तो अब पारित होने का मतलब ये है कानून बन गया वो। अब वो कानून किसका बन गया? वो बन गया अंग्रेजों का, वो कानून जो भारतीयों पे लागू किया जाना था। तो 1919 में इसका मतलब हुआ कि रॉलेट एक्ट जो बना, जो आया,
वो 1917 से स्टार्टिंग हुआ, 18 में वो सरकारी रिपोर्ट बनी और 1919 में पारित करते वो भारतीय लोगों पर जो है क्या कर दिया उन्होंने, लागू कर दिया। अब आराम से बड़े ही ध्यान पूर्वक और सम्मान पूर्वक आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जब ये पारित कर दिया इन्होंने, तो इसके अंदर इन्होंने एक सोच विचार रखा। सोच विचार क्या रखा? इसमें दो रहस्य हैं, बात समझ लेना, ये आपकी बहुत समझदारी की बात है और आपको ये एक तो एग्जाम बेस्ड नॉलेज है ही आपकी, लेकिन कभी जीवन में ये याद रख लेना कि एक बार को अगर एग्जाम भी नहीं क्वालिफाई कर पाए या नहीं मिला एग्जाम में, तो ये नॉलेज हर भारतीय नागरिक को होनी चाहिए कि हमारे देश के साथ किस तरीके से अंग्रेजी सरकार ने शोषण किया था। तो पहला तो यह है कि हम ये बताएंगे कि आखिरकार ये जो कानून इन्होंने तैयार किया था वो भारतीयों का कौन सा आक्रोश था जिसकी वजह से इस कानून को उन्होंने तैयार किया था। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी से, किससे? महात्मा गांधी से अंग्रेजी सरकार ने यह वादा किया कि अगर आप प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 में स्टार्टिंग हुआ, उन्होंने अंग्रेजी सरकार ने भारतीय महात्मा गांधी से यह वादा किया कि अगर गांधी जी आप प्रथम विश्व युद्ध में हमारा साथ देंगे ना तो हम भारत को आजाद कर देंगे। समझ लेना मेरी बात को, क्या कहा था। और ये बहुत बड़ी बात थी। महात्मा गांधी को लगा कि अगर अंग्रेजी सरकार इस बात को कह रही है कि हम भारत को आजाद कर देंगे अगर प्रथम विश्व युद्ध हम जीतते हैं, तो उस समय गांधी को अंग्रेजों की सरकार पे विश्वास हो गया कि इतनी बड़ी सरकार जो कि दुनिया पे कब्जा करे बैठी है, बहुत सारे देशों पे कब्जा करे बैठी है, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश यहीं पे कब्जा नहीं था, अफ्रीका वगैरह वगैरह में भी बहुत सारी, चीन का कुछ हिस्सा भी इन्होंने जीत रखा था उस समय। आज भी इंडिया जो ग्रीनविच मीन टाइम है जिसको जीएमटी कहते हैं हम लोग, वो लंदन के ग्रीनविच मीन जो है वो लंदन से ही, वहीं से स्टार्टिंग है। आपको पता है इंग्लैंड की जो कंट्री है, ठीक है, वो वहीं से माना जाता है क्योंकि वो सुपीरियर रहे हैं उस टाइम से। तो यहां पर क्या हुआ कि 1914 को प्रथम विश्व युद्ध जब अंग्रेजी सरकार जीत गई मेरे बच्चों, तो उसने क्या काम करा, उसने मना कर दिया साहब कि हम किसी कीमत पे अब भारत को आजाद नहीं करेंगे। उनको भारत का शोषण जो है वो बहुत अच्छा लगा और उनको लगा कि भारतीय लोग अपनी आवाज भी नहीं उठाएंगे। रीजन वो था कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत का बहुत बड़ा योगदान था। योगदान कैसे था मैं आपको बताऊंगा कि 10 लाख सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने उतारे थे अपने अंग्रेजों के पक्ष में, ताकि हिंदुस्तान को आजाद कराया जा सके। कितने लाख सैनिक? 10 लाख। और याद रखना कि ये 10 लाख सैनिक उत्तर प्रदेश से लेकर चाइना बॉर्डर पे, जहां आज हमारी जो है आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स लगा होता है, उस जगह पर ये 10 लाख सैनिकों ने इससे रक्षा की थी। इधर से 10 लाख सैनिक जो है वहां लगाए गए। और दुर्भाग्य की बात यह नहीं थी, दुर्भाग्य की बात यह थी कि ये 10 लाख सैनिकों में से 1 लाख सैनिक शहीद हो गए। और 1 लाख, हिंदुस्तान की गरिमा के लिए 1 लाख सैनिक थोड़े नहीं होते। किसी के घर में अगर एक आदमी मर जाए तो वो कई सालों तक जीवित रहने तक भी वो उसको नहीं बुला पाता। तो 1 लाख सैनिक, उस समय भारत की आबादी भी ज्यादा नहीं थी, और 1 लाख सैनिकों की आहुति देना बेवजह में कोई छोटा एक किस्सा नहीं था भारत के लिए। तो 10 लाख सैनिकों में से 1 लाख सैनिकों की प्रथम विश्व युद्ध में जो है क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये याद रख लेना, प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो गया, मृत्यु हो गई। ठीक है, जब मृत्यु हो गई, एक बात तो यह कि 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। दूसरी बात यह थी कि भारत ने इस समय 13 करोड़ पौंड रुपया जो था वो किसके लिए खर्च किया था मालूम होगा आपको। 13 करोड़ पौंड रुपया भारत ने प्रथम विश्व युद्ध में खर्च किया था अपनी तरफ से, समझ रहे। वो भी है, तो वो भी अंग्रेजी सरकार ने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, क्योंकि आजादी की बात हुई थी भारत की और आजादी से अंग्रेज जो है वो मुकर गए। उन्होंने वो भी जो है खत्म कर दिया कि भाई 13 करोड़ रुपया जो है, जो पौंड व्यय किया था उन्होंने, वो खत्म कर दिया। आर्थिक स्थिति भारत की इतनी ज्यादा खराब हो गई, अकाल पड़ा हुआ था, आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि भारत अपने पैरों पर चलने के लायक भी नहीं बचा। क्योंकि एक तो वीरों की आहुति दे रहा है, पैसा भी खर्च कर रहा, मार भी खा रहा है, राजस्व भी चुका रहा है, इन लोगों का शोषण हो रहा है, मां बहन बेटियों का शोषण हो रहा है। तो इतनी सारी चीजें जब भारत झेलता रहा, हिंदू मुसलमान दोनों, देखिए भाइयों, उस समय हिंदू, ना तो हिंदुत्व था ना मुस्लिम था। उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों एक जैसे होते थे, दोनों भाई होते थे, उनके अंदर प्रेम ऐसा होता था, उनके अंदर भावना। ये अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति कहां पर लागू की है आपको पता है?
लॉर्ड कर्जन ने हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने की नीति को लागू किया। उस दिन से हिंदू मुसलमान बटे, फिर एक पाकिस्तान बना, तब बटे, आज एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं, आप देख रहे हैं। जबकि वास्तविकता में मुस्लिम की जो लड़ाई है, मुस्लिम की लड़ाई हिंदू से कभी ना थी ना है, और मेरे उम्मीद यही है कि ना कभी रहे। ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर छोड़ो, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान की लड़ाई हिंदुओं से नहीं है भाइयों, हिंदुओं से नहीं है। मैं आपको बताता हूं किन से है, ये भी सुन लेना, जब हिंदुओं से नहीं तो किन से। आपने यहूद का नाम सुना होगा, यहूदी इजराइल, जैसे इजराइल के अंदर है ना, जो वास्तविकता में लड़ाई है मुसलमानों की, वो यहूदियों से। यहूदी ना हिंदू होते हैं ना वो मुस्लिम्स होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल अलग धर्म वाले लोग होते हैं, और वो इजराइल के अंदर है, जो ईसाई हैं इजराइल के अंदर, ठीक है, वो लोग यहूद कहलाते हैं। ठीक है, उनका अपना अलग खुदा होता है। हम तो ईश्वर को कह भी देते हैं, हम हिंदू लोग भी ये कह देते हैं कि ईश्वर एक है, वो धरती पे उतार लेते हैं ईश्वर को। ठीक है, तो उनका मकसद मतलब जो है वो चीजें वो थोड़ी अलग है, डिफरेंस है। तो उनसे वास्तविकता में लड़ाई रही है, क्योंकि इस्लाम का उदय जो है वो अरब देशों में हुआ, और वो उधर अरब देशों में ही उन लोगों ने फाइट किया हुआ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, इधर कोई उनका फाइट नहीं रहा है। तो यहां तो आने के बाद जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर आए, थोड़ा लड़े, फाइट करे, अपने कब्जे जमाए, ऐसे हमारे भारतीय राजाओं ने भी बहुत कब्जे जमाए, बहुत लड़ाई करा। तो ये कोई बड़ी दुश्मनी नहीं है, तो घर घर में चलता है भाई। ठीक है, वास्तविकता यही है कि लड़ाई जो मुसलमानों की वास्तविक है वो यहूदियों से है, तो छोड़िएगा उस चीज को। ठीक है, तो यहां पर जो है हिंदू मुस्लिम एकता दोनों साथ आए, और उन्होंने क्या काम करा, अंग्रेजी सरकार ने यहां पर जब देखा तो भारतीय लोगों को नौकरी अलग तरीके से करवाई उन्होंने। अलग तरीके से क्या, कि फौज में जो भारतीय लोग फौज में थे शामिल, आपको ये नहीं मालूम होगा कि सबसे बड़ी संख्या में गुरखा लोग अंग्रेजों की फौज में शामिल थे, और गुरखा सबसे मजबूत और बशिष्ठ, बलवान, तेजस्वी, बुद्धिमान माने जाते हैं। और गुरखा जो है एक बड़ी, मतलब जो है दुर्गम इलाकों में, पहाड़ियों पे चढ़ने में, पहाड़ियों को जैसे हम प्लेन में खेलते कूदते हैं ना, तो गुरखा लोग पहाड़ियों में इस तरीके से खेल कूद लेते हैं। ठीक है, आपसे पहाड़ी पे गिर गए, पैर फिसल गया, मर गए, लेकिन गुरखा इस तरह स्पाइडरमैन की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो मजबूत थे, और अंग्रेजी सरकार ने गुरखाओं को बड़ी संख्या में अपनी फौज में जो है शामिल कर रखा था। तो यहां से बशर्ते बात क्या होती है कि भारतीयों को इस समय जो है नौकरी से अलग किया गया, उनका खाना अलग बनता, ब्रिटिश फौज का खाना अलग बनता, यह भी एक दयनीय चीज थी। लेकिन समस्या यह नहीं, समस्या अब अंग्रेजों को ऐसा लगा, जब भारतीय लोगों के अंदर जनाक्रोश फूटा। जनाक्रोश किसको कहते हैं, थोड़ा मुझे कंफर्म करने दो। चलिए आप खड़ी हो जाइए, हाँ हाँ खड़ी हो जाओ, देखो दावत में नहीं आए हूं, हम पहले ही बता चुके। जन आक्रोश पूछा हूं सब, मैं कोई आंसर नहीं पूछ रहा हूं। जन आक्रोश किसको कहते हैं? लोगों में किसी चीज को लेकर के गुस्सा, सामूहिक रूप से, है ना, बड़ी संख्या में जो लोगों को, जैसे मान लो तुम्हें सारी क्लास को मुझसे गुस्सा आ जाए कि मलिक सर जो है बहुत तेज तेज बोल रहे हैं, बहुत तेज तेज पढ़ा रहे हैं, तो गुस्सा होगा, अगर मुझसे हो गए तो इसका मतलब है कि जन आक्रोश हो गया, है ना, यही ना। जिन बच्चों को नहीं समझ पा रहे होंगे वो समझ लीजिएगा, जन आक्रोश मतलब जन मतलब जनता, और जनता के अंदर पब्लिक, पब्लिक में क्या होता है, लोग, और लोगों में क्या होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, बड़े बूढ़े, बच्चे, औरत, महिलाएं, ठीक है, नारी, अबला नारी, तबला नारी, सब क्या होते हैं ये, जन। और जन से मतलब जनता, और आक्रोश मतलब गुस्सा। तो जब औरतों का गुस्सा फूटा, तवा चिमटा फूकनी, बैठ जाओ, ठीक है, सारी चीजें एक साथ। तो हिंदुस्तानियों का जब आक्रोश फूटा, तो उस आक्रोश को दबाने के लिए लॉलेट एक्ट को तैयार किया। किसको तैयार किया गया? लोगों ने आवाज उठाई कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, और इस आवाज को उठाने के लिए जब गांधी ने मूवमेंट शुरू करे, तो उन्होंने सर सिडनी रॉलेट ने कानून बना दिया, और कानून को नाम दिया गया रॉलेट एक्ट। अब आप इस एक्ट में सुने, सबसे बड़ी खासियत देखिए इस एक्ट की। इस एक्ट के तहत अंग्रेजी सरकार क्या करती थी कि किसी भी व्यक्ति को, एनी, लेकिन वो प्रॉपरली इंडियंस के लिए था, अंग्रेजों के लिए नहीं था। इस एक्ट में अंग्रेजी सरकार ने पहला लॉ यह रेडी किया कि वो किसी भी व्यक्ति को राजद्रोह का मुकदमा बिना चलाए, वो किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए जेल में डाल सकती थी। सबसे बड़ी समस्या किसके लिए डाल सकती थी? 2 वर्ष के लिए। अब 2 वर्ष का मतलब यह हुआ कि मान लो सपोज दैट मेरा मन किया कि मुझे इन्हें जेल में डालना, ठीक है, डालूंगा नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मेरा मन किया कि इनको डालना। अब मैंने इनको पकड़ा
और हथकड़ियां लगाई और जेल में जो है मैंने डाल दिया सामने वाली लैट्रीन में या कहीं भी गटर वटर में ठीक है। हाँ, मैंने इन्हें बंद कर दिया, जेल समझ लो उसे, ऐसा मान लो। अब आपने पूछा, अब आपको यह पूछने का अधिकार नहीं सर आपने इनको उठाया यहां से और वहां क्यों बंद कर दिया। अंग्रेजी सरकार ने इसको काला कानून भारतीयों ने क्यों कहा, क्योंकि काला कानून था, अंधा कानून था। इसका नाम अंधा कानून भी कहते ना, अंधा कानून एक गाना बना अमिताभ बच्चन का, वो यहां लागू हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये अंधा कानून था, किसी भी व्यक्ति को बिना दोष बताए, बिना उसको जो है इन्फॉर्म किए अंग्रेजी सरकार उसको पकड़ती, जेल में डाल देती। अब 2 वर्ष तक ना तो आप इसमें क्या कर सकते थे, अपील कर सकते थे, ना अपील कर सकते थे, ना इसके लिए वकील कर सकते थे, और जब वकील ही नहीं होता तो ना दलील कर सकते थे। समझ रहे हो, क्या कर सकते थे, ना दलील हो सकती थी, ना अपील हो सकता था, ना वकील। तो इसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, तीनों का कानून कहा गया। क्या कहा गया इसको, ठीक है। तो इसको कानून कहा गया, भारतीयों ने इसको क्या कहा, अंधा कानून, काला कानून कहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें ना तो हम वकील कर सकते, अभी आपने कोई हमारे घर परिवार का कोई जेल चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, वकील साहब के पास जाएंगे, वकील साहब से जब हम, तो वो अपील डालेंगे, अपील डालेंगे तो फिर दलील होगी जज के सामने, ठीक है। दलील के बहस के दौरान ये पता लग जाएगा जज को कि यार ये आदमी सही है या गलत है, उस आधार पे वो उसको जमानत दे देंगे या केस खत्म कर देंगे, ठीक है, या उसको बरी कर देंगे। यही तो होता है कि नहीं होता। तो यहां पर ना तो आप वकील कर सकते थे, ना आप दलील कर सकते थे, ना यहां पर किसी को कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन केवल और केवल भारतीय लोगों को जो है जलील वो कर सकते थे, अन्यथा इसमें दूसरा कोई परफॉर्मा नहीं था। हुआ क्या कि इस समय किसी भी स्थान को नजरबंद किया जा सकता था। मान लो यहां से उठाया उन लोगों ने और नजरबंद कर दिया। नजरबंद का मतलब जानते हैं आप, नजरबंद का मतलब है कि मैं मान लो इनको पकड़ लाया, ठीक है, इनको पकड़ के ले आया और मैंने इन्हें ऐसे गुप्त स्थान पर रख दिया कि ना तो मैं किसी को बता रहा हूं और ना मुझे ये पता। अब ये भी तो नहीं पता मैंने इनको मार दिया है, छोड़ दिया है, पता नहीं ये जीवित है या नहीं, लेकिन ये तो कानून बना दिया सरकार ने वहां, जो रॉलेट एक्ट था, इसीलिए इसको काला कानून कहा गया है। क्योंकि इसमें आप ये भी कंफर्म नहीं कर पा रहे थे, अंग्रेजी सरकार किसी व्यक्ति को अगर ले जा रही थी तो उसमें यह कंफर्म नहीं कर पा रहे थे हम लोग कि यार वास्तविकता में ये व्यक्ति गया कहां, ऐसा कानून। अब एक बात बताइए, अगर मेरे पिताजी को या आपके पिताजी को कोई व्यक्ति अगर बिना किसी अपराध के पकड़ के ले जाएगा, मुझको बताइएगा, है ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, यू कैन गो। अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पिताजी को या किसी भाई को अगर कोई सरकार पकड़े या कोई व्यक्ति यानी अदर कोई भी व्यक्ति पकड़े, तो क्या हम उससे ये नहीं पूछेंगे कि हमारा भाई कहां लेके गए, और अगर लेके गए तो भैया सजा बताइए इनकी, कहेंगे। लेकिन जब आपसे नहीं पूछा जाएगी, जब आपको नहीं बताया जाएगा किस अपराध में उनको पकड़ा है और क्यों पकड़ा है और कब तक के लिए पकड़ा है, तो ये बताइए कि आपका गुस्सा जायज है कि नहीं है। तो उस समय यह भी समझ लीजिएगा कि वो हमारे लोग ही, हमारे बुजुर्ग थे, वो हमारे पूर्वज थे जिनके साथ में ये इस तरीके का शोषण हुआ। यहां पर क्या था कि अंग्रेजी सरकार ने इस तरीके का शोषण किया था कि वो प्रतिबंधित पुस्तकों और दस्तावेजों, हेलो हेलो, हाँ बताओ क्लास में। हम्म हम्म अच्छा, टोटल कितनी है, तुम्हारी होनी, मेरी भी है उसमें। ठीक है आप कराओ, मैं ऑनलाइन कर देता हूँ, मुझे बारकोड दे, ऑनलाइन दे दो बारकोड, मैं भेज देता हूँ, ठीक है, ठीक भेजो। स्टार्टिंग, बच्चों दिमाग पे से तो नहीं उतर जा बेटा, है, देख लो याद भी रह जाना चाहिए तुम्हें, कल को सुनूंगा मैं, वो बात अलग रही, मेरा दिल ना करा है। ठीक है काव्य मारन, ठीक है। हाँ, आज कैसे सुस्त हैं आप, ये खिलता हुआ फूल मुरझा गया कैसे, बताओ मुझे जरा, है, ऐसा नहीं है, मौसम तो
खराब बदलते हुए मौसम में सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है बच्चों आपको। एक तो ज्यादातर पेट भर कर खाना और ठंडी गर्म चीजों का कम सेवन करना है। जो उटंग पटंग करते हो, जैसे ठंडा पानी पी लिया या बिल्कुल खोलता हुआ पानी गले में डाल लिया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, तो उधेड़ देना, दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। हाँ, तो हंसते रहो। देखो, हंसने से बहुत सारी बीमारियों का सॉल्यूशन होता है। मैंने एक जगह पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ रहा था, तो मैंने उसमें ये पढ़ा कि कोई व्यक्ति अगर दिन में 5 अगर हंस लेता, 5 हंस लेता है, तो उसकी वास्तविक जीवन में जो स्नायु वगैरह होती हैं वो बढ़ जाती हैं, मतलब उसकी उम्र भी बढ़ती है और मतलब उसका शरीर जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। तो फिर दूसरा मैंने पढ़ा कि अगर आप प्रकृति को निहारते हैं, करीब से जाते मतलब देखते हैं, तो भी अच्छा लगता है। तो ये दोनों चीजें मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो बस मैं इसी में जिंदगी जीता हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम दुनिया। कौन आया कौन गया, कौन ठहरेगा यहाँ, एक दिन सबको चले जाना है ना। तो भाई ये जिंदगी है, जब तक तो मजे लो, तब तक कुछ नहीं रखा है, कोई नहीं तुम्हारे झंडे गाड़ने वाला। बादशाह मर गए बड़े बड़े, तुर्रम खान, नाम कमाते कमाते सब मिट्टी के नीचे चले गए। किसी की अस्थियां गंगा में बह गई, किसी की अस्थियां जमीन पे रह गई, कोई नहीं रहा है ना। तो आज जो है वो सब है, जो दिख रहा है वही अपना है, जो खा लिया पहन लिया वही अपना। तो मस्त रहो, जबरदस्त रहो, कौन क्या कह रहा है, किसी पे ध्यान मत दो। सहेली कह रही है मेरी दूसरे से बुराई कर रही है, करने दे, क्या दिक्कत है। एक दिन खुद ही चुप जाएगी बेचारी, इस पे तो असर ही नहीं होता है। तो ऐसा भी होना चाहिए। ठीक है, तो मजे में रहो, मस्त रहो। और अब ज्यादा वैसे लड़कियों को तो सोचने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है ज्यादा। जरूरत इसलिए नहीं है लड़कियों को सोचने की ज्यादा, बताऊं क्यों नहीं है। क्योंकि अगर एक अटेम्प्ट ऐसा हुआ कि उनकी बिचारियों की नौकरी ना भी लगी, तो उनको एक नो कर दिया जाएगा। क्यों भाई, और ये जिम्मेदारी उसकी होगी, बताओ भाई, ये जिम्मेदारी तो होगी उस नौकर की। तो इसलिए लड़कियां चिंता ना करें। और इसीलिए सबसे ज्यादा जो हार्ट अटैक आते हैं वो किसको आते हैं, आप समझदार हैं ही। बड़ी संख्या में पुरुषों को हार्ट अटैक आता है। गलत तो नहीं कह रहा है बेटा। हार्ट अटैक आते हैं पुरुषों को, इसीलिए आते हैं भाई। 1 मिनट रुक जाओ बच्चों। अच्छा अच्छा, ये 2,000 रुपये से ऊपर पे नहीं करेगा। एक मिनट, पैसे डाल। बच्चों को बताता रहता हूँ वैसे मैं सही सही चीजें। अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे आप, हैं? क्यों बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड आप पढ़ेंगे? तो एक बात याद रखिए मेरी, आज मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड इतना अच्छे से पढ़ा के जाऊंगा आपको, शायद
चलिए, हो गया जी। स्टार्टिंग, इसके लिए बहुत बहुत आपने सबर किया, थैंक यू। तो हमारा जो टॉपिक था वो कहाँ था? ठीक 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 ठीक। तो मैंने प्रतिबंधित पुस्तकों तक बताया था। हाँ, अंग्रेजी सरकार ने हिंदुस्तानियों पे इतना बड़ा प्रतिबंध लगा दिया कि उन्होंने प्रतिबंधित पुस्तक, पुस्तक का मतलब जैसे बुक्स वगैरह हैं, कुछ अंग्रेजी सरकार ने बोला कि ये बुक्स आप नहीं पढ़ेंगे, या इस तरीके का कोई व्यक्ति अगर भारतीय लोक दस्तावेज रखता है तो उसके लिए रखने पर अंग्रेजी सरकार ने उसमें रॉलेट एक्ट के अंदर एक कानून बना दिया कि इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। समझ, किताबें रखने या पढ़ने पर, दस्तावेज रखने तक पर जो है प्रतिबंध लगा दिया कि इस पर यह कानूनी रूप है। और किसी भी व्यक्ति की कार्यवाही के लिए उन्होंने गुप्त तरीका, उसमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन किया कि गुप्त तरीके से अगर कार्यवाही की जाती है तो कोई भी भारतीय व्यक्ति इसमें आवाज नहीं उठाएगा। समझ रहे? अब गुप्त में तो क्या पता क्या हो रहा है, ठीक है, तो उन्होंने वो किया। दूसरी बात, उन्होंने अपील का जो अधिकार था, अपील का, वकील का, दलील का, ये सारे अधिकार उन्होंने खत्म कर दिए। और यहां तक कि जो प्रेस होता है, प्रेस जानते हैं किसको कहते हैं? प्रेस, मीडिया, ठीक है, मीडिया। तो उन्होंने क्या काम किया कि मीडिया की जो दखल अंदाजी थी, उसकी जो एक तरीके से जो उसके पावर ऑफ अटर्नी थी, वो कहीं भी जाके कोई बात आवाज उठा सकती थी। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर मीडिया को पैदा करने वाला भारत है, दुनिया को मीडिया देने वाला भारत है। बच्चों याद रख लेना मेरी बात, दुनिया को मीडिया देने वाला कौन है? इंडिया। सबसे पहले पूरी दुनिया को मीडिया देने वाला भारत है। उन्होंने, अंग्रेजी सरकार ने क्या करा कि मीडिया की पावर ऑफ अटर्नी खत्म कर दी, उसका भी दमन कर दिया। उसके बाद में जो व्यक्तियों के मौलिक अधिकार थे उनका भी हनन कर दिया। अब इतने सारे जनाक्रोश और आसड़ जब हुए तो ये तो एक छोटे से रहम बात थी, लेकिन इससे ज्यादा कहीं अंग्रेजी सरकार ने क्या काम किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स थे बहुत ज्यादा क्रूर नीतियों वाले। अगर किसी व्यक्ति का, किसी भारतीय लोग के घर में पंखा लगा था तो देखा, अब ये पंखा अच्छा लगा, ठीक है भाई, इसको शाम को उतार लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको तुरंत उतारने के ऑर्डर, तो कोई उनका विरोध नहीं कर पाता। दूसरी बात यह कि किसी के घर अगर अंग्रेज चले जाते और उनको कोई चीज पसंद आ जाती थी तो वो ले आते थे, उनके खिलाफ कोई भी किसी तरह से उठा जा सकती थी। और यहां पर भारतीय इतिहासकारों ने लिखा है, ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लिखा हुआ है कि उन्होंने ये तक लिखा कि अगर अंग्रेजों को किसी की मां या बहन या बेटी अगर पसंद आ जाती थी तो वो जब तक चाहे तो रख सकता था, ठीक है, इस तरीके से उसका शोषण कर रहा था। तो ये चीजें जो हैं उनके लिए एक तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण रही हैं। हेलो जी, 3800 दिखा दो तुम्हारे मोबाइल पे, ठीक। तो अब किसी की मां बहन बेटी को अगर इस तरीके से उठाया जाएगा तो वो क्या है, कितना भी मिट्टी का बना है लेकिन वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जनाक्रोश जब फूटा, लोगों के अंदर गुस्सा फूटा, तो फूटने के लिए जगह जगह पर जन विद्रोह स्टार्ट हो गई, जगह जगह पर आप लोग का सवाई स्टार्ट हो गई और एक बड़े रूप से व्यापक आंदोलन शुरू हो गया। इस तरीके से इंडिया, साउथ इंडिया, और लगा लो कि यहां पर जो है उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, जबकि दक्षिण भारत 1857 की क्रांति में अछूता रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बताया। लेकिन जब ये जनसभाएं आक्रोशित मतलब रूप से हो रही थी तो उस समय मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब, नाम सुना है आपने? पंजाब का मतलब है पांच आब, अर्थात पंजाब, समझ रहे? आब का मतलब है उर्दू में जल, समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? उर्दू में क्या मतलब होता है आब का? जल होता है ना। तो यहां पर पांच आब मतलब पांच जलों वाला स्थान, याद रखना मेरी बात को, ठीक है, ये ऐसे ले लेंगे। ये यहां पर जो है ये पंजाब हो गया, ये ज्यादा बड़ा हो गया क्या पंजाब? ठीक है, ये ले लो, है ना, इतना ले लो। पंजाब तो यही है ना, लोकेशन समझे, बस इतना ही समझ लो, पॉइंट लगा के भी बता सकता हूं, ये पंजाब है, ठीक, यहां पे समझना। तो अब अंदर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा वर्णन कर देता हूं जरा पंजाब के विषय में। पंजाब हिंदुस्तान की जान रहा है, पंजाब हिंदुस्तान की जान रहा है।
आज भी कभी आप जाना पंजाब को देखेंगे ना करीब से, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, ये कुछ जगह ऐसी अगर पंजाब में देखेंगे आप तो आपको भारतीय संस्कृति खींचेगी अपनी। इतनी सुंदर पंजाब के खेत खलिहानों को जब कभी निहारते हैं ना तो हमें 1947 से पहले की याद आती है। आज भी उनकी धरती को जब कभी देखते हैं ना, आपने गाना देखा होगा शाहरुख खान का, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा, है ना। उस गाने को देखिएगा तो उस गाने में कुछ कथानक चित्रक वर्णन किया है। और पंजाब के खेत और खलिहान और वहां का जो कल्चर है, वहां के जो लोग हैं और मीठी मीठी भाषा है वहां की, असी तुसी किथे, है ना। तो बड़ी प्यारी सी एक भाषा जब बोलते हैं वो लोग, और बड़ी सभ्य लोग हैं, ऐसा नहीं है, ये नहीं कह सकते कि वो नहीं है। और वहां की जो बॉर्डर के इलाके हैं, पंजाबी जो बॉर्डर्स इलाके हैं, वहां पे भी बड़े बड़े खेत खलिहान हैं, दूर तक सरसों के खेत हैं, गेहूं के खेत हैं, आपको बड़े पेड़ देखने नहीं मिलेंगे वहां। तो बड़े खलिहान जब दिखाई देते हैं, वहां कच्ची मिट्टी के घर बने हुए, रसोइयों के अंदर दूध उठाया जाता है, घी मक्खन दूध, और सामने करीब से नदियां चलती हैं, वहां पे नदियों के किनारे ऐसा एटमोस्फियर पाया जाता है, खेतों में घर बने होते हैं, एक का यहाँ तो बहुत दूर दूसरे का। इस तरीके का जो कल्चर आपको देखता है तो वो ऐसे खींचता है आपको, आपको लगता है कि खेत, बहुत कुछ हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां पंजाब ने दी तो हैं, लेकिन पंजाब की धरती पर आज भी बहुत ज्यादा, एक तरीके से कभी आप जाएंगे तो देखेंगे, मतलब धरती पर स्वर्ग माना जाता है कश्मीर को, लेकिन धरती पर एक हवाओं का पहरा देने वाला माना जाता है पंजाब को। और पंजाब पांच आब, आब का मतलब होता है उर्दू, जैसे कि रावी, व्यास, सतलज, चिनाब, झेलम, ये पांच नदियों का संगम है पंजाब के अंदर, इसीलिए इसका नाम पंजाब पड़ा। ठीक है, तो अब हम पंजाब की तरफ चलते हैं। पंजाब के अंदर उस समय एक जगह पड़ती है, आपको शायद मालूम होगा, यहां जलियांवाला बाग लिख ले, जलिया वाला बाग, हत्याकांड, ये हत्याकांड है भैया, याद रखना। तो यहां पर एक जगह पड़ती है अमृतसर, नाम सुना है आपने, अमृतसर कहां पड़ता है? पंजाब में। ये मालूम है सबको अमृतसर कहां पड़ता है? पंजाब में। मेरी बात बड़े ध्यान पूर्वक सुन लेना, पंजाब के अंदर अमृतसर पड़ता है, जो कि यहां पर जो है अपने स्वर्ण मंदिर के लिए क्या है आपको बता दें, प्रसिद्ध है, स्वर्ण मंदिर है। किसी बच्चे ने देखा स्वर्ण मंदिर यहाँ पर? अरे वेरी गुड, कैसा है? अरे वाह, दो निकल आए। थोड़ा सा कुछ बताएंगे आप, थोड़ा बच्चों को पता लग जाए, देखा है तो है। उसका कलश पूरा सोने का बना है और बाकी पेंट हुआ उस पर गोल्डन, तो वो स्वर्ण मंदिर दिखता है ना। और वहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग जाते हैं। वो लोग कभी किसी को नहीं रोकते, नहीं है वो, किसी को भी, कोई भी चला जाओ रोकते नहीं है। अभी हमारे भारतीय मंदिरों में अगर तुम चले जाओ, पता लगेगा मुस्लिम में, रोक देंगे आपको। ठीक, बहुत सारे मंदिरों का नाम लूंगा मैं, नहीं कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां रोक दिया जाता है। पहले नहीं, पहले मैं इतने बहुत मंदिरों का वर्णन, मेरे हिसाब से कोई बच्चा मेरी बराबर मंदिरों पे नहीं घुमा होगा, मैंने इतने मंदिर देखे हुए हैं। हाँ, ये अपना आंतरिक अब हो गया है, पहले नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी मंदिर पे जाना, मस्जिद पे जाना, या किसी भी जायत पे वगैरह जाना, वो किसी प्रॉपर एक आदमी के लिए नहीं है, वहां कोई भी व्यक्ति श्रद्धा के अनुसार जाता है। हाँ, आराम से कोई भी जाओ, कुछ नहीं होता, सब जाओ, ऐसा नहीं होता, कोई भी आपको नहीं रोक सकता, मस्जिद में कोई नहीं जाता, सिर्फ आपको रोका जाता है, वहां की सरकार का एक रूल्स है। अरब के अंदर जो मक्का है वहां पे नहीं बेचते हैं। हाँ, नहीं अभी नहीं किया उन्होंने, वो नहीं किया, वो अलग कंट्री का मसला है, बट हमारी देश का मसला अलग है। हमारे देश में सबसे ज्यादा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है, उस उनकी दरगाह पे सब जाते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जाते हैं। और हमारे यहाँ के मुसलमानों में तो वैसे भी मिक्स पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि पहले वो हिंदू रिलीजियस थे, अब वो मुस्लिम कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ सब कुछ चलता है, लेकिन अब धीरे धीरे हो सकता है कि ये सब मनसाएं लोगों से खत्म हो जाए। अभी रामेश्वरम रह गया, रामेश्वरम देखने का इरादा है इस बार, ठीक है, हाँ पक्का आपके रामेश्वरम जाने का इरादा है, ठीक है। तो अभी ध्यान देंगे आप, अमृतसर पंजाब के अंदर ये स्वर्ण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, समझना। अब होता क्या है कि अमृतसर पंजाब के अंदर दो बड़े नेता थे, दो बड़े नेता का नाम है आपको बता दें, एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन, ठीक है, क्या नाम था? सैफुद्दीन
किचलू, ठीक है, और दूसरे का नाम था डॉक्टर सत्यपाल। क्या नाम था इनका? एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे का नाम था डॉक्टर सत्यपाल। ये दो पंजाब के उस समय बड़े नेता थे। और हुआ क्या कि ये बड़ी जनसभा को जो है ये संबोधित कर रहे थे जगह 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 जगह। अंग्रेजी सरकार ने क्या काम करा, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। नहीं समझे आप? क्या कर रहा है अंग्रेज सरकार ने? क्योंकि ये बड़ी जनता का जो है विश्वास जीते हुए थे और अंग्रेजों के खिलाफ जो ये इधर उधर विद्रोह कर रहे थे, तो इनको क्या काम करा, अंग्रेजी सरकार ने जो है किडनैप कर लिया। पंजाब अमृतसर से नहीं किया इनको, जबकि ठीक है, इनको दोनों को जो है किडनैप कर लिया। तो अब ये जनता का जो गुस्सा था, जो आक्रोश था, वो बढ़ गया। और जब वो जनता का आक्रोश और वो गुस्सा बढ़ा, तो उस समय मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसी घटना चाहूंगा, मतलब एक इतनी दर्दनाक घटना है कि मान लो आज भी पंजाब उस घटना को याद करके रोता है। कभी आप जाएंगे तो वहां आपका रोना आ जाएगा। पंजाब के अंदर वो घटना जिसने आपके दर्द को उछाल देती है, वो थोड़ा आपके लिए विचलन पैदा कर देती है, दिक्कत पैदा कर देती है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग सुनना मेरी बात को जरा गौर से। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, ये दोनों को जब गिरफ्तार कर लेती है, तो उस समय लोगों ने सोचा कि सबसे ज्यादा संख्या में लोग कब जुड़ेंगे। ठीक है, तो उस दिन बैसाखी का था। क्या था मैं आपको बताऊं, वो दिन बैसाखी का था। बैसाखी जानते हैं, यहाँ पे एक त्योहार होता है पंजाबियों का, बैसाखी। तो यहां पर अमृतसर के अंदर जो था, मैं आपको बता देता हूं, तो यहां पर जो है अमृतसर के अंदर जो है उस समय बैसाख के 10वें दिन ये मेला लगता है। मैं आपको बताता हूं, बैसाखी का मेला जो है वो बैसाख के 10वें दिन लगता है। और उस दिन बैसाखी का मेला था, बैसाखी जुड़ी हुई थी। और बैसाखी का पर्व होता है एक पंजाबियों का, तो वो क्या होता था, उसका त्योहार था। तो उस समय लगभग लगभग अमृतसर के अंदर जो है वो 10 से 15 हजार लोग मौजूद थे। कितने हजार लोग? 10 से 15 हजार लोग मौजूद थे। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही है, मैं आपको बताऊं, कि जलियांवाला बाग जो है, जलियांवाला बाग, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जलियांवाला बाग का जो एरिया है, मैं आपको बताऊं, वो 6 एकड़ का था। कितने का? 6 एकड़ का। ठीक है, इसका जो एरिया था वो कितने का था? 6। ठीक है, 6 एकड़ का एरिया था। ठीक है, नहीं 26 एकड़ था। 26 एकड़, 26 एकड़ का था, 6 एकड़ का नहीं था, 26 एकड़ का, है ना? हाँ, तो इतना बड़ा एरिया था। अब ये एरिया क्या था मैं आपको बताऊं, ये बीच अमृतसर पंजाब के अंदर मौजूद है। और उस दिन भी बीच अमृतसर के अंदर ही था ये। ठीक है, तो यहां पर जो है मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि इसके अंदर खासियत ये थी बेटा, कि इसके अंदर मात्र एक ही गेट था। समझ रहे? जो एंट्री गेट था वो एक ही था। इसकी दीवारों की जो लंबाई थी वो 14 फीट थी, ऊंचाई, हाइट 14 फीट थी। ठीक है, इस दरवाजे की जो मेन दरवाजा जो बना हुआ था उसकी ऊंचाई जो थी वो 18 फीट थी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और इसके अंदर जो है एक यहां पर जो है एक पोडियम लगा हुआ था, इसको सभा स्थल कहेंगे। सभा स्थल, इधर कोनों में जो है पानी के कुओं की व्यवस्था हुआ करती थी। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके से, जबकि आदमी जा भी इसी से सकता था और आ भी इसी से सकता था। दूसरा कोई गेट नहीं था। सारे बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे, दूसरा कोई गेट नहीं था। गेट की हाइट कितनी थी? 18 फीट। चौड़ाई कितनी थी? नहीं मालूम। चौड़ाई थी इसकी मात्र 7 फीट। 7 फीट का दरवाजा था ये। अब 7 फीट इस से यहां तक हो सकता है ना? 7 फीट इतना चौड़ा था, आ जा सकते थे, मतलब गाड़ी आ जा सकती थी, बाकी कोई नहीं। ठीक है, तो मात्र जो है, और हाइट इसकी 18 फीट थी और इन दीवारों की 14 फीट थी। तो 14 फीट हाइट को भी कूदना कोई आसान नहीं है, इससे बड़ी होगी, ये होगी लगभग 12 फीट की है। हाँ 12 होगी, तो 4 या 12, हाँ इतना ही होगी। इससे भी 2 फीट और ऊंची। तो पॉसिबल था इसको कूदना? नहीं। और जलियांवाला बाग समझिएगा, बिल्कुल समझिएगा, जैसे चारों तरफ आपको घर दिख रहे हैं ना, ये फील्ड के ग्राउंड के चारों तरफ घर दिख रहे हैं, यहां पर सभा स्थल चलती रहे और एक ही गेट है ना पीछे वाला, कहीं को जा नहीं सकते। आप इसे ही समझ लीजिएगा जलियांवाला बाग। ठीक है, हाँ ऐसा होगा नहीं, लेकिन समझिएगा थोड़ा सा। तो उस समय बैसाखी के 10वें दिन लोग यहां पर जुड़े हुए थे। जब लोग यहां पर जुड़े थे तो बैसाखी से 2 दिन पहले जनरल माइकल ओ डायर, समझ रहे मेरी बात? जनरल माइकल ओ डायर को 2 दिन पहले ही अमृतसर ट्रांसफर करके भेजा गया था। कितने दिन पहले? 2 दिन पहले।
ओ डायर। ओके, गुड नाइट, इधर आए, ठीक है। तो जनरल माइकल ओ डायर को 2 दिन पहले ही क्या किया था, ट्रांसफर किया था अमृतसर के लिए। अब होता क्या है, कहते हैं ना कि घर का वेदी लंकड़। ऐसे ही मैंने कुछ कमीनों के नाम बताए थे, एक का मीर जाफर बताया था, एक का सदाशिव राव बताया था, और आज तीसरे का बता रहा हूं। इसका नाम था हंसराज लाला। क्या नाम था? हंसराज लाला। इसने सारी घटना माइकल ओ डायर को सुना दी कि इस तरीके से सभा होगी, लोग जुड़ेंगे और ऐसे ऐसे जो है मसला है। ये माइकल ओ डायर से मिल गया, और मिलने के बाद इसने कहा कि मैं पोडियम पे जो है, जैसे पोडियम होता है इस तरीके से मैं सभा को आयोजित मुझे ही करना है, और मुझे छोड़ देना, गोली मेरे मत मारना। उसने उस तरीके से व्यवस्था कराई उस चीज की कि जब गोली चलेगी तो वो जो है छुप जाएगा। अब मान लो मैं इसके नीचे छुप जाऊंगा तो दिक्कत आएगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि जिन अंग्रेज ब्रिटिश सैनिकों ने गोली चलाई थी उसके अंदर गुरखाओं की संख्या 1000, मतलब जो है गुरखा थे 100 सैनिक, जिन्हें कितने मुझे याद नहीं रहा, लगभग 100 सैनिक गुरखा थे उसके अंदर, जो भारतीय सैनिक हुआ करते थे। ठीक, अब होता क्या है कि हंसराज लाला ने ये बात सेटिंग उनसे जो है कर ली। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब चलेगी सभा होगी स्टार्टिंग तो हम जो है वहीं पहुंच जाएंगे। दोपहर का समय था, लोग बड़े खुश थे, मेले में आने वाले तो बच्चे बूढ़े महिलाएं औरतें, अजी अजी पैसे दे दो, ठीक है, सब चलता है। और बड़ी खुशी खुशी बेचारी जाती है, उनको ये थोड़ा ही ना मालूम होगा हमारे साथ आज ऐसा हो जाएगा, ये हमारा अंतिम दिन होगा। तो उस समय बड़ी संख्या में लोग जो है वो एकत्रित होते रहे, और एकत्रित भीड़ को लाला हंसराज गाइड कर रहा था। वो समझाना ये चाह रहा था कि सत्यपाल के विरुद्ध जब अंग्रेजों के विरुद्ध हम आह्वान करेंगे तो अंग्रेज सरकार हमारी बात मानेगी। और उस समय हंसराज लाला जो काला कौवा था मेरे हिसाब से, ठीक है, ये पूरी तरीके से जो है अंग्रेजों से बिक चुका था, और इसने गाइड करते हुए अंग्रेजी फौज जो है वहां तुरंत पे आ गई। अंग्रेजी फौजें जैसे ही आई तो आने के बाद उन्होंने क्या काम करा, गेट को घेर लिया चारों तरफ से। क्या करा, अब वो लोग तो वहीं निकलते, ठीक है, तो गेट को चारों तरफ से गोल दिया। जब गेट को चारों तरफ से घेरा तो अंग्रेजी फौजों ने उन मासूम, गरीब, निहत्ते, लाचार, मजबूर, बूढ़े बुजुर्ग, ठीक है, मां बहन बेटियों पर जो है इतनी बुरी तरीके से गोलियां चलाई, इतनी बुरी तरीके से गोलियां चलाई कि उन्होंने लगभग लगभग 1650 राउंड गोलियां चलाई। कितनी राउंड? जब तक अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार के पास की गोलियां खत्म नहीं हो गई तब तक उन्होंने उन भारतीय लोगों पर, उस अमृतसर के लोगों पर कोई दया भावना नहीं दिखाई, और उन्होंने बिना कुछ पूछे बिना कुछ करे तुरंत से पहले आकर के गोलियां दाग दी। उस समय महात्मा गांधी जो थे, ये बात ध्यान रख लेना, उस समय महात्मा गांधी कोसानी आश्रम आपने सुना होगा उत्तराखंड के अंदर मौजूद है, कोसानी के अंदर थे। ये गोलियां राउंड जब वहां पर चली 1650 राउंड गोलियां चली, और ये चली कितने मिनट? 10 मिनट। 10 मिनट तक इस गोलाबारी में 1650 राउंड में न जाने कितने भारतीय, भारत मां के सपूत जो है वीरगति को प्राप्त हो गए। और इसमें लोग भाग रहे, कुएं इसके अंदर थे, लोग अपनी जान बचाने के लिए कुओं में कूद गए, लेकिन बेचारों को वहां भी मौत आ गई, क्योंकि वो इतने गहरे और पानी वाले कुएं हुआ करते थे। अब तो सूखे कुएं हैं, नीचे ज्यादा ज्यादा सांप मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन उस समय पानी हुआ करता था, और वो पानी में डूब चले गए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, डूबते चले गए। और लगभग बाद में जब अगले दिन उनकी लाशें निकाली गई थी तो 120 लोग कुएं के अंदर से मृत पाए गए थे। कितने लोग? 120 लोग। ये वो लोग थे जो कुओं के अंदर से लाशें निकाली थी, 120। अभी समझ लेना, अभी मैंने टोटल नहीं बोला है, अभी समझना, टोटल तो बहुत ज्यादा बन सकता है। तो 120 लोगों की लाशें उसके अंदर से निकाली थी। माइकल ओ डायर गोली चला करके वहां से भाग गया, और पता लगता है कि 1650 राउंड में, सरकारी रिपोर्ट का बात बता रहे हैं हम लोग, 1650 राउंड में लगभग लगभग 379 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट ने बोला कि 379 लोग जो है वो मर गए, और 1200 लोग जो थे वो घायल हो गए। कितने लोग घायल हुए? 1200 लोग घायल, और 379 लोग जो है वो क्या हो गए बेटा, इसमें मर गए। जलियांवाला बाग
हत्याकांड में 120 लोगों की लाशें वो कुओं के अंदर से निकाली गई। अफरा तफरी का माहौल वहां पर मच गया। अफरा तफरी का माहौल जब वहां पर मचा तो उस समय एक बहुत छोटा बच्चा अपनी बहन के साथ खड़ा हुआ था, ठीक है, रायता कौर। रायता कौर उस बच्चे की एक बहन थी और उस बच्चे का नाम था उधम सिंह। क्या नाम था? उधम सिंह। वो पूरी घटना अपनी आंखों से जो है वो देख रहा था और उसने बड़े गौर और स्पष्ट से माइकल और डायर के चेहरे को देखा, क्योंकि उस समय वो बच्चा अनाथ था। समझ रहे हो? कौन था वो बच्चा? अनाथ, मतलब उसके माता पिता को मार दिया गया उसी के अंदर। वो भी मेला देखने के लिए आया था, तो उसके माता पिता दोनों उसमें मर गए थे, लेकिन उसके हृदयाघात हुआ। लेकिन अभी इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, अब जब ये पंजाब में ये घटना की खबर फैली, बुरी तरीके से खबर फैल गई कि अमृतसर पंजाब में बहुत ज्यादा गोलियां चल गई और अब किसी भी कीमत पे जो है हिंदुस्तानियों के लिए कोई भी अंग्रेजों से समझौते की कोई बात नहीं होगी। महात्मा गांधी को यह बात पता लगी। महात्मा गांधी भी तुरंत एकदम मौके पर पहुंचे। लाला लाजपत राय मौके पर पहुंचे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, चित्रंजन दास, ठीक है, और शंकर नारायण, शीतल नारायण, जटिल दास और इसके बाद जमनालाल, शंकर लाल, ठीक है, ये बहुत सारे लोग जो है वो घटना स्थल पर जो है वहां पहुंचे। घटना स्थल को देख करके कोई भारतीय लोग ऐसा नहीं होगा जिसकी आंखों में आंसू नहीं। क्यों? और ये बच्चों आज भी हम बता रहे हैं, आप यकीन मानना, आप कभी अमृतसर पंजाब जाए तो एक बार जलियांवाला बाग जरूर देख आए, क्योंकि उस जलियांवाले बाग की सच्चाई आज भी उसकी दीवारें बताती है। उसकी दीवारों में आज भी, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 की यह घटना है। 13 अप्रैल 1919 के दिन की यह घटना है, जो कि उसकी दीवारों में उन गोलियों के निशान मौजूद आज भी हैं। और यकीन मानना कि रात को जो है वहां पर से आवाजें आती हैं, आज भी रोने बिलखने की, बच्चों की आवाज आती है। जब अंधेरा होता है कभी तो वहां से रोने और बिलखने की आवाज आती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है तथ्यों के अनुसार कि उन लोगों की जो बेगुनाह मारे गए हैं उनकी आत्माएं यहां पर भागती रहती हैं। क्या करती हैं? उनकी आत्मा, उनके बच्चों की आवाज आती है वहां से। आज भी वो गोलियों के निशान मौजूद है। अब तो सरकार ने सर्किल बना के वो रोक दिया है, वहां आगे नहीं, पहले लोग छूते थे उनको, अब सरकार ने बैरिकेड्स लगा करके जो है उनको रोक दिया है। आप दूर से देख सकते हो, लेकिन वो दीवार पे निशान आज भी मौजूद है। समझ रहे हो? क्योंकि आज भी पंजाब उनको भुला नहीं पाया, आज भी हिंदुस्तान उनको भुला नहीं पाया। ये मात्र पंजाब की लड़ाई नहीं थी, ये संपूर्ण हिंदुस्तान की थी, और हिंदुस्तान इस वीर बलिदान को कभी भुला नहीं सकेगा। भारतीय इतिहास के पन्नों में ये बलिदान हमेशा रहेगा। और ये इतना बड़ा बलिदान था, इसमें वो मासूम बेचारे निहत्थे लोग थे जिनका कोई कसूर नहीं था, केवल वो लोग सभा को देखने के लिए उमड़ पड़े थे। क्योंकि एक तरफ मेला था, दूसरी तरफ सभा थी, तो लोग सोचने लगते हैं कि यार ये सभा किस तरीके की है। तो ऐसी चीजों को देख करके उनका हृदय पिघलात हो गया, और जब हृदय पिघलात हुआ तो पहली बार महात्मा गांधी के ये आंसू आए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड को देख करके। और उस समय महात्मा गांधी ने क्या काम किया? महात्मा गांधी ने जब उनका हृदय पिघलात हुआ तो महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे अंग्रेजों का दिया हुआ कोई तोहफा नहीं मंजूर, ठीक है। और महात्मा गांधी ने सबसे पहले, आपको बता देते हैं कि गांधी जी ने सबसे पहले, आपको मालूम होगा कि यहां पर केसर ए हिंद, जो केसर ए हिंद की उपाधि थी, महात्मा गांधी ने क्या कर दिया? इसको त्याग दिया। नाम समझ रहे हैं कि? तो महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की त्याग उपाधि को त्याग दिया। अब वो उन्हें इसकी, अंग्रेजों की कोई उपाधि की जरूरत नहीं है। दूसरे व्यक्ति थे, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसके अंदर क्या थे दूसरे? आपने नाम सुना होगा, गांधी के साथ एक और रहते थे, टैगोर। नाम सुना है आपने? रविंद्रनाथ टैगोर। इनके पास जो था वो नाइटहुड की उपाधि थी, इन्होंने वो क्या कर दिया? त्याग दिया। याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं, ये वाले जो मैं लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान नाइटहुड की पदवी को त्याग दिया था। कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन अभी आप समझ लेना किस किसने क्या क्या त्याग दिया, ठीक है। तो नाइटहुड की पदवी रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी। उसके बाद जमनालाल बजाज। कौन? जमनालाल बजाज। नाम सुना है? जो गांधी जी के 5वें पुत्र होंगे, सुना होगा आपने, जमना लाल बजाज। तो जमनालाल बजाज ने क्या काम किया था? इनके पास एक उपाधि थी जिसका नाम था राय बहादुर। इन्होंने क्या काम करा था? राय बहादुर की पदवी क्या कर दी? आपका त्याग दी इन्होंने। और एक और थे आपका
शंकरन नायर, नाम सुना है? शंकर नायर ने, इन्होंने किसकी, वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। क्या करा इन्होंने? इन्होंने क्या काम करा? वायसराय की क्या कह रहा था, कार्यकारिणी से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। बोले लो अपना रखो। ये अंग्रेजी सरकार की वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे, इन्होंने वो कार्यकारिणी त्याग दी कि हमें अब अंग्रेजों का कुछ भी नहीं चाहिए। अभी समझ इस तरीके से जब इन्होंने आक्रोश फूटा, अंग्रेजी सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि जब माइकल ओ डायर ने एक घटना को अंजाम दिया तो अंग्रेजी सरकार ने उसकी प्रशंसा की। अंग्रेजी सरकार ने उसको हिंदुस्तान के लिए एक उपाधि दी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब कि उनको हिंदुस्तान का शेर कहा था उन्होंने, माइकल ओ डायर को। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको सम्मानित किया था हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर बुलाकर। जनरल डायर को पद पे से हटाने के बाद भी उन्होंने पूर्ण सम्मान दिया था कि आपने बहुत अच्छा काम भारत में किया, इसके लिए आपको नवाजा जाएगा। लेकिन वह क्या कि समस्या ये थी कि इसके लिए एक जांच कमेटी गठित की गई। क्या बोला मैं आपका? जांच कमेटी। याद रखना, इस कमेटी का नाम था हंटर आयोग। नाम सुना है हंटर आयोग का? हंटर आयोग, समझ रहे हो? इसने, हंटर आयोग ने, ये घटना तो 13 अप्रैल 1919 की है, लेकिन इसने रिपोर्ट अपनी दी थी सन 1920 में। कितने में? ये हंटर आयोग था, और हंटर आयोग में जो भारतीय सदस्य थे, जो अध्यक्ष बने थे, इसके मैं आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा था, तो याद रखना कि महात्मा गांधी इसके राइटर थे, जो इसमें जो है लिख रहे थे। इसके राइटर महात्मा गांधी थे, जो इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए थे। और इसमें जो है हंटर आयोग में भारतीय सदस्य में जगत नारायण और शीतल वाड़ थे। कौन थे हंटर आयोग के अंदर भारत में? ठीक है, जगत नारायण। कौन थे? जगत नारायण। और दूसरा था, आपको बता दें, शीतल वाड़। तो शीतल वाड़ ये भारतीय सदस्य थे दो हंटर आयोग के अंदर, और तीसरे महात्मा गांधी थे, और कुछ अंग्रेज ब्रिटिशर्स थे इसके अंदर जुड़े हुए। तो उन्होंने मिलकर के इसकी जब रिपोर्ट इन्होंने जांच की कि वास्तविकता में कितने लोग मरे, हो सकता है अंग्रेजों ने गलत दिया, तो इन्होंने अपनी जांच में पाया कि लगभग 1000 व्यक्ति जो है, हंटर आयोग की रिपोर्ट में 1200 लोग जो थे वो मृत्यु हो गई उनकी। 1200 लोगों की मृत्यु बताई हंटर आयोग ने, और लगभग 2000 लोग जो है वो घायल बताए। कितने घायल हुए? हंटर आयोग की रिपोर्ट में 1200 लोग जो है वो क्या हुए थे? मर गए थे, और 2000 जो है वो घायल हुए। और इस आक्रोश और इस गुस्से को लेके बैठा हुआ था कौन, मालूम है आपको? इस गुस्से और एक आक्रोश को लेकर के बैठा हुआ था आपका वीर सपूत उधम सिंह। कौन था? उधम सिंह। उधम सिंह ने जब जनरल डायर को गोली चलाते हुए देखा था, तो उस समय उसने ये कसम खा ली थी कि जब तक मैं जनरल माइकल ओ डायर को मार नहीं देता, तब तक मैं धरती पर, क्या बोला था, समझ रहे हैं आप मेरी बात, एक हिंदुस्तान के कर्ज का आभारी रहूंगा, ये कर्ज नहीं चोगा। उसने एक कसम खा ली थी कि उसका पहला प्रण और आखिरी प्रण ही माइकल ओ डायर को मारना है। वो बच्चा था उस समय, और देखते 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 उसने बहुत इंतजार किया। और कितना इंतजार किया? 1920 से 1940 तक का इंतजार किया। कितने वर्ष तक? 22 साल, 22 वर्षों का इंतजार। आप तो 22 साल में जो आदमी से तुम तो पूरे बदल जाओगे। 22 साल में आदमी गुस्सा बुला देता है कि नहीं बुला देता? बताओ भाई। अरे 22 साल में बुढ़ा, अभी किसी की शादी हो जाए तो 22 साल में वो बुढ़िया हो जाएगी औरत, आदमी बुढ़ा हो जाएगा। नहीं मानोगे कि नहीं मानोगे? और वो तो बच्चे था, वो तो बच्चा था, चीजों को अपनी आंख से देख रहा था। लेकिन उसने क्या पाला हुआ था कि वो माइकल ओ डायर को मारेगा। और याद रखना, ये हिंदुस्तानी जब काम करते हैं तो बड़े दिल से करते हैं, क्योंकि एक कहते हैं ना कि जब एक होती दिल लगी और एक होती दिल की लगी, है ना? नहीं सुना है कि नहीं? एक होती है दिल लगी और एक होती है
दिल की लगी। तुम जितने भी बैठे हो सब जो है दिल लगी वाले हो, दिल की लगी में भी कोई शामिल है नहीं, या कोई है? देखूं कितनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो वो काव्य तो बिल्कुल भी असर हो नहीं रहा। ऐसा होता है, एक दिल की लगी और दिल लगी में अंतर ये होता है, मान लो मुझे किसी से मोहब्बत हो गई और मेरा मन करा तो मैंने बात कर लिया, नहीं करा तो मैंने नहीं की, तो वो तो हो गई मेरी दिल लगी। ये मेरा दिल लगा हुआ, जब मन करेगा बात करूंगा, है ना? अब मोहब्बत तो कुत्ते से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, पशु से भी हो सकती है, माता से भी हो सकती है, बहन से भी हो सकती है, जरूरी नहीं प्रेमिका से। ठीक। तो लेकिन जब एक प्रेम वो होता है कि जब तक मैं उसे देख नहीं लेता मेरी आंखों में कोई सुकून नहीं मिलेगा, और मैं उसके लिए कुछ भी कर गुजर जाऊंगा। आपने देखा होगा ड्रम में पैक कर दिए लोगों ने, है ना? और कितनों को बोरे में भर के जो है पीछे बैठ के गाड़ी पे ले गई वो। ऐसा भी हुआ है। अभी भारत की ये घटनाएं हैं, ऐसी भारतीय नारियों को सलाम है? कितना बड़ा दिल, बताइए। अपने ही हस्बैंड को काट के बोरे में भर के और मोटरसाइकिल पे अपने यार से कह रही है कि चला, मैं पीछे बैठी हूँ, ऐसे बैठी आराम से, और और मार के खाट के नीचे मिट्टी में दबा के ऊपर से सो रही है, वो भी है। सीमेंट में पैक कर दिया, वो भी है। और सुनिए, इसके पीछे आदमी ही जिम्मेदार है, ये सत्य है। कौन है? आदमी जिम्मेदार। जब तक छोटे कुत्ते को फॉलो करते हैं, ऐसे ये बता सकते हैं कि रोटी यहाँ पोटी वहां, समझ रहे हैं? कम गो, ठीक है? ये अनुष्का है, ये विराट है, ये सलमान खान है, ये शाहरुख खान है, आप बता सकते हो ना? तो आप ऐसे ही उसको हैंडल कर सकते हो। तुमको लगता है कि वो दिक्कत है या मालूम है, एक औरत समझ में नहीं आती। एक औरत, वो औरत जो किसी से अत्यधिक प्रेम करती है और उसकी शादी कहीं और हो गई है, वो औरत किसी की समझ में नहीं आ सकती। हकीकत है। वो उसका दिल मिलेगा नहीं और वो जबरन करेगा तो वो काट दूंगी पकड़ के। तो ऐसे घटनाएं अक्सर आ जाती हैं, लेकिन पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन सुधार सकते हो। पुरुषों भी ऐसी बहुत घटनाएं की, कितनी स्त्रियां ऐसी हैं ले जाके धकेल दी, वो दिखा रहे हैं नैनीताल, बोले नीचे गुल्ले है, गिर गई है, अब फिर ऊपर बैठकर रो रहे, चिल्ला रहे, हाँ गिर गई, मर गई, ये तो मेरे साथ आई थी और ऐसा हो गया। जब पुलिस ने डंडे फेरे तो बता रहे हमें लाया इसलिए था। तो ऐसी भी घटनाएं हैं, चुप स्लो पॉइजन दे दिया, मार दिया। कितनी घटनाएं ऐसी रही हैं जो पुरुषों ने, पुरुष के अंदर एक चीज होती है कि महिला अगर एक बार छोड़ के चली जाए किसी व्यक्ति को तो वो फिर उसके कब्जे में से बाहर होती है, फिर नहीं आती उसके। लेकिन अगर पुरुष के अंदर ऐसा है कि पुरुष जो है वो लौट आता है, उसका मरम हृदय होता है, लेकिन औरत छोड़ेगी नहीं, लास्ट तक नहीं छोड़ेगी, और जिस दिन छोड़ेगी नहीं तो उसके बाप के पीछे तो पूरी दुनिया भी पड़ जाए लेकिन आएगी नहीं। वो अब उसूलों की पक्की होती है, ये बात सत्य है। औरत मेरी माँ भी है, औरत मेरी बहन भी है, ठीक है? तो इसलिए बता रहे हूं कि ऐसा नहीं है कि मैं औरतों के विरोधी हूं, लेकिन ये वास्तविकता है कि वो प्रेम करेगी तो दिल से करेगी, और जब छोड़ के जाएगी तो फिर, और अगर एक बार छोड़ के जाए तो फिर उसके पीछे ना दौड़ियो, वरना तुम्हें भी ड्रम तो छोड़ो, तुम्हें कनस्तर में पैक कर देगी डालडा के, कोई फायदा नहीं होगा, है ना? तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा होता है, अक्सर डिस्कस कर लेते हैं कभी। तो मेरा जो टॉपिक था वो उधम सिंह पे था। ये प्रणव उधम सिंह ने ले लिया और वो इंतजार करता रहा। उधम सिंह ने एक पिस्टल खरीदी 22 वर्षों के इंतजार के बाद। पिस्टल खरीद के उनको लगा कि माइकल और डायर तो लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, मैं उसको मारूंगा। अब उन्होंने ये भी पढ़ लिया कि मैं उसको वहीं जाके, समझ रहे? और उस समय इतिहासकारों ने तथ्यों में लिखा है, वास्तविकता में सत्य है या नहीं है ये इतिहासकार जाने, ठीक है? जो हमने पढ़ा है हम बता रहे हैं। उन्होंने लिखा कि वो एक भारतीय जहाज के अंदर छिप के और ब्रिटेन चले गए थे, समझ रहे? वो वहां चले गए और जब ब्रिटिश वहां पर थे तो वो कई महीने तक इधर उधर रह करके ऐसे ही उन्होंने जो है हम किया, वो देखते रहे, उसकी लोकेशन उन्होंने निकाली
और एक दिन शायद ऐसा भी आता है कि उनकी किसी महिला ने भी मदद की थी उसमें, ठीक है, लेकिन महिला अगर मदद कर दे तो काम बिल्कुल फिट हो जाता है और ना करे तो बिल्कुल अनफिट रहता है। तो होता क्या है कि एक दिन वो दिन आता है कि 13 अप्रैल को ये घटना घटी थी जलियांवाला बाग, और 13 अप्रैल 1940 का ही वो दिन था। समझ लीजिए बात को मेरी, 13 अप्रैल 1940 का ही वो दिन था जो कि माइकल और डायर का अंतिम दिन था। उस दिन उधम सिंह अपने पूरे प्रण के साथ में उन्होंने क्या काम करा, अंग्रेजी ब्रिटिश कैप लगाया, ड्रेस पहनी, और पहनने के बाद जो थी अपनी पिस्टल उन्होंने किताब के बीच में रखी और वो जो है अंदर सभा में बढ़ गए। और बढ़ने के बाद बैठे नहीं वो, उनको अंदाजा नहीं लगा, क्योंकि बैठने के बाद हो सकता है शक के आधार पे जांच में आ जाते। माइकल और डायर जो था वो ऐसी पोडियम पे भाषण दे रहा था अंदर, उसके अंदर है ना, और दे रहा था, उन्होंने देख लिया कि ये वही चेहरा है जिसने मासूम और नियत्तों पे गोलियां बरसाई थी, और वो गए। इतनी देर अंग्रेज अंदाजा लगा पाते, और जाने के बाद उन्होंने तड़ाक तड़ाक सीने में गोलियां दाग दी। ठीक, 13 अप्रैल 1940 के दिन इस वीर सपूत उधम सिंह ने बिना डरे बिना कुछ करे, वहां पर जो है इधर को जो है वहां पे जज भी बैठे थे, कमेटी बैठी थी पूरी, तो सब लोगों में अफरा तफरी मच गई, सब भागने लगे, सब उठ करके भागने लगे। जब भागने लगे तो माइकल उधम सिंह के पास को कोई आने वाला नहीं, माइकल और डायर के तड़पते हुए के 2 गोली और दाग दी, बोले ले, क्योंकि पिस्टल 2 थी उनके पास में, समझ में आई, और उन्होंने दूसरे व्यक्ति पे गोली नहीं चलाई। जब उन्होंने गोलियां दाग दी और माइकल और डायर गया वहीं चिटपट खत्म, बिल्कुल एकदम फड़फड़ाना भी बंद हो गया। तो उसके बाद कोई भी माइकल और डायर के मतलब जो है सॉरी कोई भी उधम सिंह के करीब को आने के लिए तैयार नहीं। लेकिन उधम सिंह ने उस समय जो है दोनों पिस्टलों को हाथ से छोड़ते हुए कहा कि भाइयों, मेरा बरसों का सपना पूरा हो गया है और मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे किसी को और को मारना नहीं है, मेरा मकसद केवल और केवल माइकल और डायर को मारना था, मैंने उसे मार दिया है, मुझे कोई जरूरत नहीं, मेरे साथ जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। और दोनों हाथ जब फेंक दिए तो अंग्रेजी सरकार ने उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। क्या करें वहां पे अंग्रेजी सरकार ने उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उनका मकसद था, क्योंकि लोग डर के भाग रहे थे उनसे कि हमें भी ना टपका दे, ठीक है, इसलिए उन्होंने साफ बिल्कुल एकदम हाथ खड़े करके कह दिया कि मेरा मकसद तो केवल उधम सिंह को सॉरी मेरा मतलब केवल माइकल और डायर को मारना था, मैंने उसे मार दिया, अब मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है। ये इतिहास के अंदर दर्ज है घटना। ये 13 अप्रैल 1940 को माइकल और डायर को उसी के देश में, उसी के भवन पे, उसी की जगह पर वहां पर मार दिया। उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद में अगले साल 1942 में उधम सिंह को फांसी दे दी गई। और भारतीय इतिहास के अंदर इस वीर सपूत को हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। इतिहास इसका कर्जदार भी रहेगा और इसका आभारी भी रहेगा, कभी नहीं छुपाएगा। तो ऐसी घटनाएं जो हैं इतिहास में रही हैं, ये दोनों जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट हमने आपको बता दिया। अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं आ गया हो तो 12 मिनट आपके बचे हुए हैं, और 12 मिनट आपके बचे हुए हैं तो हम कहें तो आपको असहयोग आंदोलन भी पढ़ा दें, 12 मिनट में निपटा दें। कल हम जो है सीधा डायरेक्ट दूसरा टॉपिक ही पढ़ाएं, क्योंकि 3 डेज की क्लास है अभी, तो इसको मिटा दें। ठीक जी, शीतलवाड़, शीतलवाड़, हाँ सत्याग्रह तो यही है ना। अरे भाई एक बात सुनिएगा बच्चों, स्टैंड स्टैंड, हाँ बेटा आप बताओ। 40 शायद 45 में लगी है, हाँ 45 में लगी शायद, क्योंकि 4-5 सालों के बाद में फांसी दी गई थी अंग्रेजों ने उसको। देख लेना एक बार डाउट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाता है डेट ऊपर नीचे। तो मैं अभी अब आपको बताता हूं, मेरे बच्चों ध्यान से सुन लेना, थोड़ा सा बिल्कुल आराम से शांतिपूर्वक ये सुनना, क्योंकि देखो आपका टॉपिक्स भी कंप्लीट होना चाहिए। मैं जो मकसद पूरा करके आता हूँ वो अपनी उसी क्लास में हंसाते हंसाते भी पूरा कर ही जाता हूँ। चलिए आगे चले। देखो बच्चों, अब आता है आपका असहयोग आंदोलन। क्या आता है? असहयोग आंदोलन। ये असहयोग जो आंदोलन था
ये रहता है 1920 टू 1921। नाम सुना है आपने 1921। मेरे प्यारे बच्चों अब समझिए, देखिए सबसे पहले असहयोग आंदोलन जो था वो गांधी जी ने दो चीजों के पैटर्न पे, एक तो मैं आपको बताऊं सत्य, और दूसरा जो है अहिंसा। अहिंसा जहां हिंसा ना हो, और सत्य वो जहां हमेशा सच पैदा हो या जानता हो या जीवित हो। सच का मतलब है कि सच है तो है, ठीक है। तो गांधी जी के दो प्रण थे असहयोग आंदोलन को लेकर, सत्य और अहिंसा। मेरे प्यारे बच्चों जब ये घटना घटी, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड थी, ये जब घटा 1919 में, तो अब अंग्रेजों के प्रति जो भारतीयों का जो आक्रोश था वो तीव्र हो गया, वो दुर्घटनापूर्ण रहा। और इस समय मसला यह था कि जो भारतीय जनता थी वो अंग्रेजों के बिल्कुल विरुद्ध थी, जन आक्रोश था, लोग चाहते थे कि यह चीज खत्म हो जाए। लोगों का एक वो गुस्सा था जो हकीकत में उनके अंदर भरा हुआ था, क्योंकि अंग्रेजी सरकार अब हिंदुस्तानियों के खिलाफ जाकर के उनका शोषण तो कर ही रही थी, लेकिन उनकी जान और उनकी माल का भी चुकता कर रही थी। जो लोग अंग्रेजों के विरुद्ध जाते थे उनकी जान को उनकी कीमत चुकानी पड़ती थी, और यही चीज रहा हिंदुस्तानियों के अंदर। मैं आपको बताऊं पहला ऐसा मूवमेंट रहा था जिसके अंदर हिंदुस्तान के अंदर पहली बार जो विद्यार्थी थे, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, वो शामिल हुआ असहयोग आंदोलन के अंदर। लेकिन इस असहयोग आंदोलन के अंदर सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें हिंदू और मुस्लिम, याद रखना, इसमें दोनों लोग थे। एक तरफ हिंदू भी इसमें मौजूद थे और दूसरी तरफ इसके अंदर जो है वो मुस्लिम भी मौजूद। यहां पर देखने मिला महात्मा गांधी को कि वास्तविकता में यहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों एक पटल पर उतर के आ गए। मेरे बच्चों समझ लेना, वो देखो ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं इसको, खींचने को तो मैं इसे आधा घंटा पढ़ा सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं इसे 12 मिनट में खत्म करूंगा, क्योंकि अक्सा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इसलिए मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी 12 मिनट के बाद, ठीक है। हाँ, तो ध्यान देंगे हिंदू और मुसलमान कैसे आए। अभी आप समझेंगे हिंदुस्तान के अंदर जो अत्याचार किया गया पंजाब के अंदर, उसमें हिंदू मुसलमान सब मौजूद थे। तो इसका मतलब है कि हिंदू और मुसलमान दोनों के दुश्मन हुए अंग्रेज। लेकिन मुसलमान क्यों आए, इसमें क्यों उतरे, असहयोग आंदोलन में मुसलमान क्यों आए? क्योंकि ये गांधी जी के लिए एक मजबूत था, एक मजबूती भरा हाथ था उनका, गांधी जी के लिए एक बहुत ही मजबूत स्थिति में स्टेबल थे वो। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक प्लेटफॉर्म पे उतरे। अब कारण मैं आपको बताता हूं। रीजन ये था कि हिंदुओं का अत्याचार, हिंदुओं का शोषण हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजी सरकार कर ही रही थी। लेकिन आपने सुना होगा, ठीक है, कि ये जो मुस्लिम थे उस समय एक ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था। ऑटोमन साम्राज्य, नाम सुना है? ऑटोमन साम्राज्य, मुसलमानों का एक खलीफा हुआ करता था पूरी दुनिया में। ऑटोमन साम्राज्य में एक खलीफा हुआ करता था। खलीफा कौन था? मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो मुस्लिम्स को लीड करने वाला एक पद होता था, पूरी दुनिया के मुसलमानों को लीड करने वाला, उसको खलीफा कहा। हाँ जी, समझ में आ रही है दोनों मूर्तियों? ठीक है, तो खलीफा उसको कहते हैं ना। अब तो खलीफा कभी कभी नाई को कहते हैं, नाई को कहते हैं ना खलीफा, जो बाल कटिंग वाला नाई होता। आओ वही खलीफा आओ, ऐसे करके बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो खलीफा होता है वो बहुत बड़ा पद होता है। खलीफा के एक इशारे पर पूरी दुनिया के मुसलमान इंस्ट्रक्शन फॉलो करते थे, ठीक। टर्की उस समय जो था ओटोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा सुपर पावर हुआ करता था। अंग्रेजों ने टर्की को हराया, अंग्रेजों ने टर्की को पराजित किया, और पराजित करने के बाद उन्होंने ये खलीफा का जो पद था ना, खत्म कर दिया। क्या करा? अरे समझिएगा, क्या करा? खत्म कर दिया। जब खत्म कर दिया तो पूरी दुनिया के मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ थे, पूरी दुनिया के मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ थे। और उस समय याद रखेंगे असहयोग आंदोलन जो उठा था आपका, वो रामपुर से उठा था। कहां से उठा था? मुरादाबाद के पास एक जगह पड़ती है रामपुर, ठीक है, तो रामपुर से आपका अभी सुनिए बताएंगे।
अरे यार इतना चलिए करें स्टार्ट। 6 मिनट और बाकी रहेगी, 6 मिनट और, 6 मिनट में ही खत्म कर दूंगा। जितना कम समय खींचोगे उतना ही कम मैं कर दूंगा। बताओ, पूरा बताऊंगा। अगर 15 मिनट भी होंगे तो पूरा कंप्लीट करा के जाऊंगा, तुम बैठे रहो। सीरियस मत हो, जिंदगी में सीरियस होने की जरूरत नहीं, अभी बताया था तुमको, ठीक है। और गुरु और आचार्यों की बात पे तो कभी सीरियस मत हो। अगर हम तो तुम्हें डांट देंगे तो भाई हमारी तो गिरफ्तारी हो जाएगी इस तरीके से। ऐसा नहीं, गुरुओं की बात पे कभी मत मानो। जो गुरु की बात का गुरु मान गया ना, वो कभी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर। हाँ तो मुस्कुराओ फिर। और चलो ठीक है, बढ़िया। अब देखो इधर, अरे यार तुम इतने हैप्पी लड़के हो, ठीक है। इधर देखो, ये मुस्लिम, समझ रहे हो आप मेरी बात? जो खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन के अंदर जो मुस्लिम थे, जो हुए थे, मैंने क्या बताया कि अंग्रेजों ने जो खलीफा का पद जब वो समाप्त कर दिया तो पूरी दुनिया के मुसलमान उनके खिलाफ हो गए। जब खिलाफ हुए तो उस खिलाफत की चिंगारी जो थी वो मुरादाबाद और रामपुर तक आई। समझ रहे हो कहां तक आई? रामपुर तक। समझ लो, रामपुर वासी अगर कोई हो, यूपी 22, ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिनको अली बंधु कहते हैं। क्या कहते हैं? अली बंधु। और याद रखना, पीसीएस में केवल इतना पूछा है कि निम्न में से कौन अली बंधु है, सिर्फ इतना सा पूछ लेते हैं बेटा। अली तो अली या अली, ठीक है, और बंधु का मतलब होता है जुड़े हुए, मतलब दो लोगों को जुड़ा। अली बंधु, अली बंधु का मतलब यह हुआ कि दो अलियों के नाम बताओ जो इसमें जुड़े हुए थे। अली कौन होते हैं? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, मोहम्मद अली, शौकत अली, ठीक है, अली हसन, ठीक है। इस तरीके से जो नेम्स हैं, समझ लेना बात को मेरी, है ना। तो यहां पर ध्यान रखेगा, तो पहला तो था, आपको बताऊं, रामपुर से मोहम्मद अली, जिनके नाम पर अभी आपने देखा होगा जौहर अली, मोहम्मद अली, दो सगे भाई थे, जिनके नाम पर जौहर यूनिवर्सिटी भी बना है रामपुर में, समझ रहे हैं। लेकिन यहां पर दूसरे कौन थे आपको बता दे, शौकत अली। तो एक तो ये थे मोहम्मद अली और दूसरे कौन थे? शौकत अली। ये दोनों के दोनों अली बंधु थे। कौन थे ये? अली बंधु। अब यहां पर क्या हुआ कि मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, उस समय यहां पर लाला लाजपत राय, हिंदुओं में कौन थे? लाला लाजपत राय, याद रखना। लाला लाजपत राय वो थे जिनको, ठीक है, ब्रिटिश सरकार की लाठी लगने से मौत हो गई थी, ठीक है। हाँ, तो लाला लाजपत राय, दूसरे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, शंकर, राजेंद्र प्रसाद, मतलब कि बहुत सारे लोग, महात्मा गांधी, सभी लोग मिलकर के एकजुट होकर के इन्होंने असहयोग आंदोलन जो था 1921 में छेड़ दिया। समझ रहे हो? और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ गुस्सा यह उतरा कि अंग्रेजों की कोई चीज ग्रहण नहीं करेंगे। लड़कों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, जो वकालत कर रहे थे वकालत छोड़ दिया, ठीक है, समझ लेना मेरी बात। सरकार की नौकरियां थी, नौकरियां छोड़ दी, मतलब कि अंग्रेजों के अधीन नहीं रहना हमको। इस तरीके से लगा लो कि बहुत सारी चीजों को बहुत लोगों ने त्याग डाला कि हम अंग्रेजों के अधीन कोई भी काम नहीं करेंगे, उनके साथ में कोई काम नहीं करेंगे। जब ये टागा, महिलाओं ने, औरतों ने, सबने जो है अपना अपना, जिसका आदमी फिर भी अगर काम करने गया तो महिलाओं ने रात को रोटी नहीं बना के दी, बिल्कुल भी, बोले बिल्कुल नहीं मिलेगी, इसे रोटी नहीं मिलेगी, बोले सीधा चल जा, बिल्कुल ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है वो रोटी के चक्कर में जो है इंडिया की, उन्होंने लीगल अथॉरिटी को जो है अपनाया। समझ रहे हैं मेरी बात? तो महिलाएं कम मत समझ लेना, ठीक है, सबके साथ सबके विकास में पूरा हाथ है इनका, ठीक। तो उन्होंने रोटियां बना के नहीं दी, चूल्हे फोड़ दिए, शराबों की दुकानें तोड़ दी। इस तरीके से एक बड़ा जन आक्रोश, जन आंदोलन जो है ये फैलता चला गया। और ये इतना बड़ा जन आंदोलन फैला, इतना बड़ा जन आंदोलन कि इसी जन आंदोलन में मैं आपको बताता हूं, इसी जन आंदोलन में 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटी जिसका नाम था चोरी चोरा घटना। कब घटी चोरी चोरा? 5 फरवरी, ये डेट पूछी जाती है,
1922, ठीक है। और ये है आपको बता दे चोरी चोरा, ठीक है, चोरी चोरा कांड। ये चोरी चोरा कांड गोरखपुर में आपने सुना है कि नहीं सुना? ठीक है, ये जो हमारे कौन है, योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर मंडल पड़ता है ना, तो गोरखपुर में ये घटना घटी। यहां पर जो है जब जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए, अब उसमें तो महिलाओं को तो तुम जानते ही हो, वो तो खोपड़ी में देव फुकनियर हंडिया वर्त, तो इसकी आग इतनी सब खदेड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ये बड़ी दर्दनाक घटना थी। 5 फरवरी 1922 को एक मतलब निहत्थे लोगों पर जब और जैसी गोली चला दी तो थाना बराबर था। भीड़ जो थी आक्रोशित होकर थाने में घुस गई और उन्होंने क्या काम करा, वहां के दरोगा को जिंदा जला दिया। पुलिस वाले जो भी निकल के भागे वो गेंद पकड़ के अंदर बोले चल यहां जला। शहर पुलिस वाले लगभग 4-5 पुलिस वाले थे, वो जला दिए, दरोगा परोगा सब जला दिए। ये घटना जो है इतनी घट गई, महात्मा गांधी को जब ये पता लगी कि इस तरीके से घटना घट गई है, अब जनता कवर होने वाली नहीं है। तो उसी दिन मैं आपको बताता हूं, उसी दिन, वो दिन था आपका 12 फरवरी, ठीक है, 1922 को महात्मा गांधी ने इस बढ़ते आक्रोश को देख करके क्या काम करा, असहयोग आंदोलन वापिस ले लिया। तो याद रखना कि 12 फरवरी को, कितने को, 1922 को इन्होंने क्या काम करा, असहयोग आंदोलन वापिस ले लिया। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या करा, वापिस ले लिया। और इसके साथ में जब इन्होंने वापिस लिया तो लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तूर पांडे, ये सब जितने भी इनके साथ थे महात्मा गांधी के, वो इनके विपक्ष हो गए कि गांधी ने इस समय बहुत ज्यादा गलत काम कर दिया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, अंग्रेजी सरकार ने 2 साल के लिए जेल में डाल दिया, सजा 6 साल की सुनाई, ठीक। लेकिन गांधी जी जब बीमार हुए तो गांधी जी को निकाल दिया था अंग्रेजी सरकार ने जल्दी, क्योंकि वो मरने की कगार पे थे। उनको लगा कि गांधी अगर जेल में मर गए तो फिर बहुत और मसला खराब हो जाएगा। लेकिन उस समय असहयोग आंदोलन इन्होंने वापिस ले लिया। और ये भारतीय इतिहास के पन्नों में जो है एक ऐसी घटना थी जिसे रोका नहीं जा सकता था। इतनी सारी घटनाएं जब हिंदुस्तान के लोगों के साथ में क्रूरताएं वाली, नीतियां वाली अपनाई थी, तो वो कुछ ज्यादा हो गई थी समझ बच्चों। इसी के साथ में हम लोग कल आपसे मिलेंगे, गांधी के अगले मूवमेंट पे बात करेंगे। आज हमारा यहीं पर, ठीक है, जरा सेल्फी ले लें उसकी।